संस्कृत में टेलीविजन। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। म्यांमार में सत्तारूढ़ सैन्य शासन ने अपदस्थ नेता आंग सान सू की को दी आंशिक माफी। 19 में से 5 मामलों में दी गई माफी। सू की 33 साल की सजा 6 साल हुई कम। फरवरी 2021 से जेल में बंद हैं लोकतंत्र समर्थक नेता। फ्रांस, स्पेन और इटली अपने और अन्य यूरोपीय नागरिकों को नाइजर से निकालेंगे। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा, अपने नागरिकों को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। यूरोपीय संघ ने कहा, अपने कर्मचारियों को औपचारिक रूप से निकालने की कोई योजना नहीं। कर्मचारी जाने के लिए हैं स्वतंत्र। रूस ने यूक्रेन पर मॉस्को में ड्रोन हमले में ऊंची इमारत को फिर से निशाना बनाने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री ने ताजा घटना को यूक्रेनी आतंकवादी हमले का प्रयास बताया। कीव ने हमले की न पुष्टि की और न ही खंडन। बीजिंग में तूफान डोकसुरी के कारण लगातार चौथे दिन भारी बारिश का सिलसिला जारी। अब तक 11 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य में जुटी सेना। शक्तिशाली तूफान खानून ने ओकिनावा में दी दस्तक। कई उड़ानें रद्द। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। यूनेस्को ने वेनिस को विश्व धरोहर के स्थलों पर खतरा मंडराने वाली सूची में शामिल करने की सिफारिश की। यूक्रेन के कीव और लवीव शहर को भी सूची में जोड़ा गया। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को सूची से हटाया। कहा, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान का खतरा है बरकरार। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। दुनिया के कई हिस्से इस समय जलवायु परिवर्तन और कुदरत का कहर झेल रहे हैं। बीजिंग में भारी बारिश के कारण 11 लोगों की मौत हो गई है। जापान में शक्तिशाली तूफान खानून का कहर है। फिलीपींस में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ से कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। चीन की राजधानी बीजिंग में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। बीजिंग में बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं। पानी के तेज बहाव के सामने भारी भारी गाड़ियां तिनकों की तरह बहती दिखी। सड़क और रेल यातायात दोनों बुरी तरह बाधित हुए हैं। बारिश के कारण कई रेलवे स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। बाढ़ में फंसे रेल यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। बाढ़ से प्रभावित अब तक 52,384 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सका है। इन लोगों को स्कूल, जिम और दूसरे अस्थायी शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया है। भूस्खलन के कारण पहाड़ों को जोड़ने वाली 160 सड़कों को बंद कर दिया गया है। सीमावर्ती जिलों में नदियां उफान पर हैं। साल भर सूखे रहने वाले जलाशय भी लबालब हो गए हैं। बीजिंग में सामान्य तौर पर कम वर्षा होती है और मौसम भी आम तौर पर मध्यम और शुष्क होता है। उत्तरी चीन के अन्य हिस्सों में भी कम बारिश होती है, लेकिन इस बार बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। मौसम विभाग की माने तो ऐसी स्थिति अगले कुछ और दिनों तक जारी रह सकती है। इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उधर जापान का कुछ हिस्सा भी कुदरती आफत का सामना कर रहा है। शक्तिशाली तूफान खानून ने ओकिनावा में दस्तक दे दी है। तूफान के मद्देनजर नाहा शहर के हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। बंदरगाह क्षेत्र में नौकाओं को रस्सियों से बांधकर सुरक्षित कर लिया गया है। इस बीच ओकिनावा और अमामी निवासियों को खानून तूफान के कारण ऊंची लहरों, भूस्खलन और बाढ़ की चेतावनी दी गई है।
वहीं फिलीपींस में तूफान डोक्सूरी के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 25 हो गई है और कम से कम 20 से अधिक लोग लापता हैं। पिछले सप्ताह फिलीपींस से डोक्सूरी तूफान के दूर जाने के बाद भी भारी बारिश जारी है, जिससे देश के कई हिस्से जलमग्न हैं। इस साल फिलीपींस में आने वाला ये छठा चक्रवाती तूफान है। डक्सूरी तूफान से लगभग 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 50,000 से अधिक विस्थापित लोग अभी भी अस्थायी आश्रयों में रहने पर मजबूर हैं। तूफान ने घरों, फसलों, सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस बीच पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ से कई इलाकों में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश के बाद खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी कोहिस्तान जिले में बाढ़ से काराकोरम राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया है। वहीं इस बार मानसून की आमद के साथ ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए थे। अब मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। खासकर बलूचिस्तान प्रांत में पिछले एक सप्ताह से मूसलाधार बारिश और बाढ़ से 11 लोगों की मौत हो गई है। जलवायु परिवर्तन का पहले से ही पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें लगातार भीषण गर्मी या लू, सूखा, बाढ़, तूफान और समुद्र का बढ़ता जलस्तर शामिल है। ये जैव विविधताओं के नुकसान का कारण भी बन रहा है और मानव स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधनों को भी प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य में छिपा कोई दूर का खतरा नहीं रह गया है। ये वास्तविकता है और ये हमारे सामने हमें घूर रहा है। अब समय आ गया है कि हम इस स्थिति की तात्कालिकता को स्वीकार करें। और आइए अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से जेल में बंद नेता आंग सान सू की को माफ़ी दे दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की को उन 19 अपराधों में से 5 में माफ़ कर दिया गया है, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था और जिनमें कुल 33 साल की जेल हुई थी। म्यांमार की सेना ने देश की चुनी हुई नेता आंग सान सू की और अन्य वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। 78 वर्षीय सू की को विभिन्न मामलों में 33 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। सैन्य सरकार के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्वाइंग ने नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति विन मिंट को माफ़ी दी और कथित तौर पर पूरे म्यांमार में 7,749 अन्य कैदियों को रिहा कर दिया गया है। दोनों पूर्व नेता को हिरासत में रखा जाएगा। आंग सान सू की को नज़रबंद कर दिया गया है और विन मिंट की जेल की सज़ा 4 साल कम कर दी गई है। इस बीच म्यांमार में 2021 में तख्तापलट कर चुकी सेना ने वहां आपातकाल का समय 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। म्यांमार में इमरजेंसी 31 जुलाई को खत्म होने वाली थी। इससे पहले ही सेना के नेतृत्व वाली नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी काउंसिल ने बैठक कर आपातकाल बढ़ाने की घोषणा कर दी। सेना ने अगस्त में होने वाले चुनाव को भी टाल दिया है। 1 फरवरी 2021 को सेना ने तख्तापलट कर देश में 1 साल के लिए आपातकाल लागू किया था। बाद में इस आपातकाल को बढ़ाया गया और इस आपातकाल को चौथी बार फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं यूरोप की। रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण युद्ध जारी है। जहां एक ओर रूस यूक्रेनी सैनिकों पर लगातार बम बरसा रहा है, वहीं यूक्रेन के ड्रोन अब मॉस्को तक पहुंचने लगे हैं, ऐसा रूस का आरोप है और रूस ने इन ड्रोन हमलों को आतंकवादी करतूत करार दिया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध के और भीषण होने के आसार हैं। रूसी अधिकारियों ने मंगलवार सुबह कीव पर मॉस्को और उसके आसपास ड्रोन से एक और हमले का आरोप लगाया है। एक ड्रोन राजधानी की ऊंची इमारतों से टकराया, जिससे उसको नुकसान पहुंचा है। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि सभी ड्रोन को मार गिराया गया है। मॉस्को के मेयर ने कहा कि ड्रोन उसी इमारत से टकराया जिस पर इससे पहले टकराया था। हालांकि उन्होंने कहा कि इसमें किसी की जान नहीं गई है। इससे पहले रविवार को भी एक साथ कई ड्रोन के हमले से मॉस्को में हड़कंप मच गया था। रूसी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई ड्रोन्स को मार गिराया था। ड्रोन हमले के बाद मॉस्को में एयर ट्रैफिक रोक दिया गया था। हमले में 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा था। रूस ने इसे यूक्रेन की ओर से किया गया आतंकवादी हमला बताया है। वास्तव में खतरा मौजूद है, यह स्पष्ट है, लेकिन उपाय किए जा रहे हैं।
मॉस्को में बढ़ते ड्रोन हमले को लेकर नागरिकों में चिंता तो जरूर है, लेकिन वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इमारत अच्छी तरह से बनाई गई है, इसलिए वे उपकरण केवल कॉस्मेटिक नुकसान पहुंचा सकते हैं और इमारत की संरचना को नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्रालय ने काला सागर में अपने सैनिकों और नागरिक जहाजों पर यूक्रेनी समुद्र ड्रोन के हमलों को विफल करने का दावा किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि नौसेना के जहाजों ने नागरिक जहाजों को निशाना बनाने वाले 3 और समुद्री ड्रोनों को नष्ट कर दिया है। हालांकि यूक्रेन ने इसका खंडन किया है। रात के दौरान कीव शासन ने काला सागर के दक्षिण पश्चिमी भाग में बोफोर्स जलडमरू मध्य की ओर जाने वाली रूसी नागरिक परिवहन जहाजों पर 3 अर्धपनडुब्बी मानव रहित नौकाओं के साथ आतंकवादी हमले का प्रयास किया, जिसे विफल कर दिया गया। उधर यूक्रेन के खर्सन के एक अस्पताल पर हुए हमले में एक डॉक्टर की मौत हो गई है। ये युवा डॉक्टर अभी कुछ दिन पहले ही अस्पताल को ज्वाइन किया था। इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नाटो देशों की सीमा के पास रूसी वाग्नर समूह के सैनिकों की मौजूदगी पर पोलैंड पर तंज कसते हुए कहा है कि वार्ता को उन्हें चौकस रखने के लिए उनका आभार जताना चाहिए। लुकाशेंको पहले तो वाग्नर की मौजूदगी से इनकार करते दिखे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इससे पलट गए। और आइए अब आपको लिए चलते हैं बुल्गारिया की ओर। बुल्गारिया में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर लोग काफ़ी क्रोध में हैं। 18 साल की एक लड़की को चाकू से गोदने की वारदात से लोग आक्रोशित हैं। इस मामले में अदालत के फैसले ने लोगों को और नाराज कर दिया है। बुल्गारिया के 40 शहरों में लोग विरोध प्रदर्शन में उतर चुके हैं। बुल्गारिया आक्रोशित है और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर वार करने को तैयार है। समूचा देश महिला उत्पीड़न और अपराधों पर लगाम लगाने की गुहार लगा रहा है। वैसे तो इसके खिलाफ लंबे समय से आवाज उठ रही थी, लेकिन पिछले दिनों 18 साल की एक लड़की को चाकू से गोदने की घटना ने पूरे देश को एक साथ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए मजबूत उपायों और सख्त कदम उठाने की मांग को लेकर हजारों लोगों ने बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में अदालत भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मामले में अदालत के फैसले ने लोगों में नाराजगी और बढ़ा दी और देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन देश के 40 शहरों में फैल गया। बुल्गारिया में इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आमतौर पर कम ही देखने को मिलते हैं। मैं अभी भी इस हादसे से उबर नहीं पाई हूँ। उस लड़की के शरीर पर हमले में 400 से अधिक टाँके आए हैं। उस हमलावर के लिए मौत की सज़ा पर्याप्त नहीं है। मैं जब इस घटना के बारे में सोचती हूँ, मैं रोना शुरू कर देती हूँ। मेरे आंसू बहने लगते हैं। दरअसल ये मामला एक 18 साल की लड़की के साथ हिंसा से जुड़ा है। आरोप है कि लड़की के बॉयफ्रेंड ने उस पर चाकू से सैकड़ों वार किए। हमले में लड़की को 400 से अधिक टांके आए। मामला अदालत पहुंचा तो अदालत का रुख भी कुछ अच्छा नहीं रहा। अदालत ने 400 टांके वाले जख्म को मामूली बताते हुए आरोपी को हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया। शुरुआत में बगैर आरोप तय किए ही हमला करने वाले शख्स को छोड़ दिया गया। अदालत के इस रवैये से आम लोगों में बेचैनी फैल गई। लोगों ने कोर्ट के रवैये को हैरान करने वाला बताया। हालांकि बढ़ते दबाव के कारण उसे हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ न्यायिक सुधार की भी मांग कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे समाज में हिंसा और आक्रामकता के प्रति एक सामान्य और ठंडा रवैया होना है। जो चीज़ मुझे यहाँ लेकर आई है वह बेबसी और गुस्सा है। मैं अपने देश में बदलाव चाहता हूँ। बुल्गारिया में पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2023 के पहले 3 महीने में 18 महिलाओं की हत्या हुई है। हालांकि प्रदर्शनकारी मानते हैं कि ऐसे मामलों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। इनमें आरोप ज्यादातर उनके परिचितों पर लगा। प्रदर्शनकारी गलत व्यवहार करने वाले पार्टनर्स या एक्स पार्टनर्स से महिलाओं को अधिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कानूनी संशोधन चाहते हैं। बुल्गारिया ने अभी तक इस्तांबुल कन्वेंशन को मंजूरी नहीं दी है। ये महिलाओं को हिंसा से बचाने के मकसद से हुई एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि है। जून 2023 में यूरोपीय संघ के संधि का हिस्सा बनने के बाद दूसरे सदस्य देशों पर अपने देशों में इसे लागू करने का दबाव बढ़ गया है। बुल्गारिया 2007 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना, लेकिन इसने अब तक इसे मंजूर नहीं किया है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं अफ्रीका की ओर।
अफ्रीकी देश नाइजर में जहां एक और तख्तापलट के बाद कई देश अपने नागरिकों को निकालने की योजना बना रहे हैं, वहीं माली और बुर्किना फासो की जुंटा सरकार ने नाइजर तख्तापलट करने वाले नेताओं को समर्थन किया है। नाइजर एक बड़ा यूरेनियम का भंडार भी है, इसने भी कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में तख्तापलट के कई दिनों बाद फ्रांस, स्पेन, इटली ने वहां से अपने नागरिकों को निकालने की घोषणा की है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फ्रेंच नागरिकों को निकालने का काम मंगलवार से शुरू हो गया। हम फ्रांस के लोगों की सुरक्षा के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। हमेशा की तरह हम एहतियात के साथ कदम उठा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कल रात इनकी निकासी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। वहीं इटली ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए विशेष विमान की तैनाती की बात कही है। उधर स्पेन ने भी कहा है कि वो नाइजर में फंसे अपने 70 नागरिकों को हवाई मार्ग के जरिए निकालेगा, जबकि जर्मनी ने अपने नागरिकों से फ्रांस के निकासी अभियान के सहारे देश छोड़ने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि फ्रांस ने उपलब्ध क्षमता की सीमा के भीतर जर्मन नागरिकों को अपनी उड़ानों में ले जाने की पेशकश की है। हालांकि यूरोपीय संघ ने नाइजर से अपने कर्मचारियों को औपचारिक रूप से निकालने की किसी भी योजना से इनकार किया है। साथ ही ये भी कहा है कि वो नाइजर से जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इस स्तर पर हमने औपचारिक रूप से अपने कर्मचारियों को नाइजर से निकालने का फैसला नहीं किया है। हालांकि नियामी में मौजूद हमारी टीम देश छोड़ना चाहती है तो वो स्वतंत्र है। इस बीच माली और बुर्किना फासो की जुंटा सरकार ने नाइजर में तख्तापलट करने वाले नेताओं का समर्थन किया है। क्षेत्रीय ब्लॉक ECOWAS ने सभी वित्तीय लेन देन पर रोक और राष्ट्रीय संपत्तियों को जब्त करने सहित कई दूसरे प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। क्षेत्रीय ब्लॉक ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति बाज़ोम को रिहा कर उनकी सरकार बहाल नहीं की गई तो नाइजर पर ये पाबंदियां लागू हो जाएंगी। बुर्किना फासो और माली की मौजूदा सरकारें नाइजर के लोगों के प्रति अपनी भाईचारापूर्ण एकजुटता व्यक्त करती हैं। सैन्य तख्तापलट ने अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए पश्चिमी अफ्रीकी देश के यूरेनियम पर यूरोप की निर्भरता का सवाल उठा दिया है। नाइजर में यूरेनियम का भंडार है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के मुताबिक ये देश यूरेनियम उत्पादन के मामले में 7वें नंबर पर है। नाइजर से अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और रूस को भी यूरेनियम का आयात होता रहा है। इस बीच यूरोपीय संघ ने मंगलवार को कहा कि तख्तापलट के कारण ब्लॉक को आपूर्ति संबंधी समस्याओं का खतरा नहीं है। यूरोपीय संघ की उपयोगिताओं के पास किसी भी अल्पकालिक आपूर्ति जोखिम को कम करने के लिए प्राकृतिक यूरेनियम उपलब्ध है। विश्व बाजार में पर्याप्त मात्रा यूरेनियम की मौजूदगी से EU की जरूरत पूरी हो सकती है। फ्रांस में कुल 56 रिएक्टर के जरिए 2/3 से अधिक बिजली की आपूर्ति होती है। इन बिजली संयंत्रों के लिए 2005 से 20 की अवधि में कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाद 19% यूरेनियम नाइजर से आपूर्ति की गई। और आइए अब देखते हैं अमेरिकाना। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक गलती की वजह से वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट से उसका संपर्क टूट गया है। यह स्पेसक्राफ्ट अभी धरती से 19.9 अरब किलोमीटर दूर है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने इसकी जानकारी दी है। घटना पिछले हफ्ते की है, जब नासा की दी गई एक कमांड से स्पेसक्राफ्ट का एंटीना 2% शिफ्ट हो गया। इससे वॉयेजर 2 का नासा से संपर्क टूट गया है। संपर्क नहीं हो पाने से वॉयेजर 2 अंतरिक्ष की जो जानकारी डीप स्पेस नेटवर्क यानी DSN तक भेजता था, वो अब नहीं मिल पा रही है। नासा ने बताया है कि वो अब ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में लगे अपने सबसे बड़े एंटीना से वॉयेजर 2 की तलाश कर रहा है। इस वक्त वॉयेजर 2 की जो लोकेशन है, वहां तक पृथ्वी से एक सिग्नल पहुंचाने में 18 से ज्यादा घंटे लगते हैं। चलिए अब दिखाते हैं विश्व संस्कृति। जलवायु परिवर्तन का खतरा हर ओर बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ भी इससे अछूती नहीं है। कहा जा रहा है कि 2050 तक रीफ पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार इसे बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
यही कारण है कि इससे अभी खतरे की सूची में इसे नहीं रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में बनी ग्रेटर बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी और विलक्षण मूंगों की चट्टानों में से एक है। जलवायु परिवर्तन की मार ये ग्रेटर बैरियर रीफ भी झेल रहा है, लेकिन हाल के दिनों में इसके संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को देखते हुए यूनेस्को ने विश्व धरोहर के खतरों की सूची में फिलहाल इसे नहीं रखने का फैसला किया है, लेकिन साथ ही ये भी सलाह दी है कि रीफ के ऊपर से जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान का खतरा पहले की तरह ही बरकरार है। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल मार्च में संयुक्त राष्ट्र निगरानी मिशन के क्वींसलैंड दौरे के बाद से ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने चट्टान की सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। हालांकि यूनेस्को ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार से फरवरी में एक प्रगति रिपोर्ट भी देने को कहा है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र मिशन रिपोर्ट में संघीय और राज्य सरकारों से चट्टान की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाने की सिफारिश की गई थी। इसमें पानी की गुणवत्ता में तेजी से सुधार लाना, मछली पकड़ने की रणनीति में बदलाव, पार्क से गिलनेट को हटाना शामिल था। हालांकि पर्यावरणविदों का मानना है कि इसे खतरे की सूची में नहीं डालना, इसे बचाने में देर करना है। इसे अभी तक खतरे के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इसमें देरी हो रही है। जलवायु परिवर्तन इसके लिए बड़ा खतरा है और अगर उत्सर्जन कम करने के अपने प्रयासों को दोगुना नहीं करते हैं तो यह नंबर 1 खतरा बना रहेगा। ग्रेट बैरियर रीफ एक तरह की दीवार के आकार की है जो 1200 मील लंबी और करीब 10 से 90 मील चौड़ी है। ये 3,44,400 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें मछली की 1500 प्रजातियां और 4000 किस्म के मोलस्क शामिल हैं। इसमें तो खुद ही मूंगों की चट्टानों के 400 प्रकार मौजूद हैं। ग्रेट बैरियर रीफ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। 1981 में यूनेस्को ने इसे धरोहर स्थल के रूप में अपनाया था। हालांकि जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ को काफी नुकसान पहुंच रहा है। माना जा रहा है कि 2050 तक रीफ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार इसे बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब सरकार के इन्हीं प्रयासों के मद्देनजर फिलहाल यूनेस्को ने इसे खतरे की सूची में शामिल नहीं करने की सिफारिश की है। जैसा कि मसौदा निर्णय से स्पष्ट है, ऑस्ट्रेलिया की पर्यावरण नीतियां लेबर सरकार के तहत मौलिक रूप से बदल गई है। उधर संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी ने वेनिस को विश्व धरोहर स्थलों पर मंडराते खतरों की सूची में डालने की सिफारिश की है। पर्यटकों की भरमार, अति विकास, जलवायु परिवर्तन का बढ़ता प्रभाव इटली के इस शहर को ऐसे नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसकी भरपाई मुश्किल है। एजेंसी का लक्ष्य भविष्य के लिए साइट के बेहतर संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। वेनिस को पानी पर तैरते हुए शहर के तौर पर भी जाना जाता है। वेनिस शहर की स्थापना 5वीं सदी में शुरू की गई थी, जब लोग आक्रमणकारियों से त्रस्त होकर एक खाड़ी की तरफ शरण लेना शुरू किया था। कहते हैं कि यह शहर करीब 120 द्वीपों पर बसा हुआ है और पुलों की मदद से आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ सड़कें कम, नहरें ज़्यादा हैं। वेनिस की सबसे बड़ी नहर ग्रांड कैनाल है। ये नहर वेनिस शहर को 2 भागों में बांटती है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। संस्कृत